ओडेसी की असल कहानी क्या है? क्या ओडेसियस कोई असल कैरेक्टर था जिसकी कहानी को होमर ने ओडेसी में बयान किया, या फिर ये महज उसके ख्याल की एक तख्लीक थी? ओडेसियस के सफ़र की दास्तान किस हद तक दुरुस्त है? इस कहानी से मुतालिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रेफरेंसेस क्या बताते हैं? ओडेसियस की कहानी में फैक्ट और फिक्शन को किस तरह से अलग किया जा सकता है? सदियों बाद भी ये कहानी आज भी क्यों जिंदा है? होमर के ओडेसियस की असल कहानी क्या थी, जानिए इस वीडियो में। हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की बनाई गई फिल्म ओडेसी पर बहुत बात हो रही है। क्रिस्टोफर नोलन इससे पहले भी कई मशहूर फिल्में बना चुके हैं जिन्हें बेशुमार एकेडमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनमें ओपनहाइमर जैसी मशहूर फिल्म भी शामिल है। ओडेसी भी एक स्टार स्टडेड कास्ट के साथ बनाई गई है जिसमें एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर की मशहूर नज्म ओडेसी को फिल्म की कहानी के साथ बयान किया गया है। ये नज्म यूनानी शायर होमर ने लिखी थी। इस फिल्म में कुछ न कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है और इसीलिए इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर भी बात हो रही है। इस वीडियो में देखते हैं कि ओडेसी की असल कहानी क्या थी, ओडेसियस कौन था, ट्रोजन वॉर्स क्या थी, होमर कौन था और उसने ये नज्म कब और क्यों लिखी, और कैसे ये नज्म सदियों से जिंदा है। ओडेसी एक बहुत तवील नज्म है जो एक तरह से ओडेसियस का सफ़रनामा है, जब वो ट्रोजन वॉर्स में जंग के लिए घर से निकलता है और फिर 10 साल तक वापस नहीं आता। ये उसके वापसी के सफ़र की कहानी है। ओडेसी के अलावा होमर की एक और मशहूर किताब इलियड भी थी जो ट्रोजन वॉर्स के बारे में थी। इलियड की तरह ओडेसी में भी 24 किताबें या सेक्शंस हैं। ये दोनों किताबें एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर की मास्टरपीस समझी जाती हैं। ओडेसी का आगाज़ ओडेसियस की कहानी के दरमियान से होता है, जब वो ट्रोजन वॉर्स के बाद वापसी के सफ़र में 7 बरस से एक निम्फ कैलिप्सो के साथ रह रहा होता है। इसमें ओडेसियस की कहानी, उसके फ्लैशबैक और ख़ुद उसकी ज़ुबानी बयान की गई है। अब देख लेते हैं कि ओडेसियस की कहानी क्या थी। ओडेसियस इथिका का बादशाह था और लैटिन में इसे यूलिसिस भी लिखा गया है। इथिका आयोनियन आइलैंड्स में वाक़ एक जजीरा है जो मौजूदा ग्रीस या यूनान में है। ट्रोजन वॉर्स ओडेसियस की कहानी का बैकड्रॉप है। ये वो जंगें थी जो 10 साल तक जारी रहीं और ओडेसियस की कहानी को समझने के लिए ट्रोजन वॉर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये जंगें अकियंस या ग्रीक्स और ट्रॉय के दरमियान 12th या 13th सेंचुरी BC के दरमियान लड़ी गई थी। प्रियम ट्रॉय का बादशाह था जिसका एक बेटा पेरिस था। स्पार्टा के एक विजिट में उसे स्पार्टा के बादशाह मेनेलस की बीवी हेलन से प्यार हो जाता है जो उसके साथ भाग जाती है। स्पार्टन्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि पेरिस ने हेलन को अगवा किया है और ग्रीक्स उसे ट्रॉय से वापस लाने के लिए ट्रॉय के साथ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस जंग में वो अपने एलाइज को भी इकट्ठा करते हैं और उनकी फ़ौजों की कमांड एगामेम्नॉन को दी जाती है जो कि माइसीनिया या आर्गोस का बादशाह था। इस फौज में एक्किलिस भी शामिल होता है जो ज़माने का मशहूर और फाइनेस्ट वॉरियर था। ट्रॉय के लोग भी अपने एलाइज को इकट्ठा कर लेते हैं जिनमें थ्रेस भी शामिल था। ग्रीक्स ट्रॉय पर हमला करते हैं और शहर का मुहासरा कर लेते हैं। ट्रॉय का ये मुहासरा 10 साल तक चलता रहता है। ये मुहासरा जब लंबा होता है और ग्रीक्स को कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो ओडेसियस एक आइडिया सजेस्ट करता है। वो लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा बनाते हैं जिसके अंदर उनके सिपाही छुपे हुए होते हैं। वो ये घोड़ा शहर के पास छोड़कर खुद पीछे छुप जाते हैं ताकि ट्रॉय के लोगों को लगे कि अब मुहासरा खत्म हो गया है और ग्रीक्स वापस चले गए हैं। ट्रोजन्स इस घोड़े को शहर के अंदर ले जाते हैं और अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो इस घोड़े के अंदर छुपे ग्रीक वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं। वो शहर के दरवाजे खोल देते हैं और उनकी फ़ौज शहर के अंदर दाखिल हो जाती है। यूं ये मुहासरा भी टूटता है और ट्रॉय पर उनका कब्जा हो जाता है। वो शहर को तबाह कर देते हैं और इस लड़ाई में प्रियम और उसके तमाम बेटे मारे जाते हैं। ओडेसियस भी इस जंग में शामिल होता है और ग्रीक्स का साथ देता है। ओडेसियस भी पहले हेलन से शादी करना चाहता था, लेकिन हेलन का बाप उससे शादी करने के तमाम ख्वाहिशमंदों से ये ओथ लेता है कि हेलन की जिससे भी शादी होगी बाकी सब हर कीमत पर हेलन की इस शादी को डिफेंड करेंगे। उसकी शादी मेनेलस से हो जाती है, लेकिन अब सबके साथ ओडेसियस ने भी हलफ उठा लिया था और वो उसका पाबंद था।
ओडेसियस की शादी हेलेन की एक कज़न पेनिलोपी से हो जाती है, जिससे वो असल में शादी करना चाहता था। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम ये टेलीमाकस रखते हैं। ओडेसियस ट्रोजन वॉर्स के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर मजबूरी में उसे जंग के लिए जाना पड़ता है। इसके बावजूद वो भरपूर तरीके से जंग लड़ता है और जंग जीतने के बाद उसकी वापसी का सफ़र शुरू होता है, जिसको होमर ने अपनी इस नज़्म ओडिसी में बयान किया है। आमतौर पर किसी भी कहानी में जंग का बयान ही मेन स्टोरी होता है और शायद ही किसी ने इस बारे में लिखा हो कि कोई जंग से वापस कैसे आया, लेकिन होमर का कमाल यही था कि उसने इस वापसी के सफ़र को ही अपनी कहानी बनाया। ओडेसियस का ये सफ़र भी किसी जंग से कम नहीं था। वो अपनी वापसी का सफ़र 12 जहाज़ों में अपने साथियों के साथ शुरू करता है। इस वापसी के सफ़र में वो मुख्तलिफ जजीरों और रास्तों से गुजरता है। उसे कई मॉन्स्टर्स, पुरखतर रास्तों और तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। ओडेसियस इस सफ़र में अंडरवर्ल्ड का भी सफ़र करता है, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया होता। उसके तमाम जहाज़ तबाह हो जाते हैं और सारे साथी मारे जाते हैं। वापसी के सफ़र में वो 7 साल एक निम्फ कैलिप्सो की कैद में एक जजीरे ओगिजिया में गुजारता है, लेकिन फिर वो उसे जाने देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ओडेसियस को गए हुए 10 साल हो चुके होते हैं। इथिका इतने अरसे तक एक किंगडम विदाउट किंग होती है और सबकी नज़रें उसके तख्त पर होती हैं। इथिका के रहने वालों को लगता है कि ओडेसियस इस वापसी के सफ़र में कहीं मर खप गया है, लेकिन उसकी बीवी पेनिलोपी, उसके बेटे टेलीमाकस और उसके एक अंधे सर्वेंट एमायस को अभी भी लगता है कि वो जिंदा है। बहुत से लोग अब पेनिलोपी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इस सूरत में इथिका का ताज उन्हें मिल जाता। पेनिलोपी से शादी के ये ख्वाहिशमंद इथिका के दरबार में डेरे डाले हुए होते हैं और इनमें ओडेसियस का राइवल एंटिनस भी शामिल होता है। इससे पहले जब सबको जंग के लिए बुलाया जाता है तो एंटिनस एक धोखे से जंग पर नहीं जाता और पीछे रह जाता है। पेनिलोपी शादी के इस फैसले को टालने के लिए अपने ससुर लियार्टस का कफन बुनने का बहाना करती है, लेकिन रात के वक्त वो इसी बुने हुए कपड़े को उधेड़ देती है ताकि वो ओडेसियस की वापसी का कुछ और देर इंतजार कर सके। ओडेसियस का बेटा टेलीमाकस अपने बाप को ढूंढने के लिए स्पार्टा जाता है, लेकिन उसे भी कामयाबी नहीं मिलती। एंटिनस का प्लान ये होता है कि वो स्पार्टा से वापसी पर टेलीमाकस को भी मार देगा ताकि पेनिलोपी के पास उससे शादी के अलावा कोई और रास्ता न रहे। जब ओडेसियस इथिका पहुंचता है तो वो फ़कीर का रूप धार लेता है ताकि असल सूरत हाल को खुद देख सके। ओडेसियस का पुराना कुत्ता आर्गोस उसे पहचान लेता है और फिर उसके बेटे को भी उसके आने का पता चल जाता है। एमायस वापसी पर उसकी गैर मौजूदगी में होने वाले तमाम वाक़यात उसे बताता है। ओडेसियस उसी फ़कीर के भेस में घर पहुंचता है जहां उसकी बीवी पेनिलोपी से शादी के ख्वाहिशमंद मौजूद होते हैं। वो उसे फ़कीर के भेस में देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पेनिलोपी ये ऐलान करती है कि वो उससे शादी करेगी जो ओडेसियस की कमान को मोड़कर उससे तीर एक निशाने पर लगाएगा। बाकी सब तो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ओडेसियस अपनी ही कमान से ये निशाना लगा देता है और यूं वो ये मुकाबला जीत जाता है। इसके बाद वो और टेलीमाकस पेनिलोपी से शादी के तमाम ख्वाहिशमंदों या सूटर्स को मार देते हैं, जिनमें एंटिनस भी शामिल होता है, और यूं ओडेसियस की इस होम कमिंग कहानी का इख्तिताम होता है। होमर की ओडिसी का क्लाइमैक्स पेनिलोपी से शादी के ख्वाहिशमंद और फिर उनका ओडेसियस से मुकाबला है। उसकी वापसी के सफ़र में वॉर और विजडम की गॉडेस एथीना भी ख़ास तौर पर उसकी मदद करती है। इस नज़्म की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम होम कमिंग है, क्योंकि ये ओडेसियस के घर वापसी के सफ़र की कहानी है। ये एक तरह से उसकी वापसी का सफ़रनामा है। इसके अलावा ओडेसियस का अपने खौफ और कमज़ोरियों से लड़ाई भी इस नज़्म की एक अहम थीम है। उसका यही सफ़र और उसकी स्ट्रगल ओडेसियस को एक रवायती हीरो से मुख्तलिफ बनाती है, और इसी वजह से आज के लिटरेचर में भी इसे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से समझा जाता है। अंदाज़ा है कि होमर ने यह किताब 725 BC से 675 BC के दरमियान लिखी। होमर को अपने ज़माने के इन्फ्लुएंशियल 3 राइटर्स में से माना जाता है। उस ज़माने में कहानियाँ ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए नस्ल दर नस्ल चलती थी। ये नज़्म की सूरत में सुनाई जाती थी। इस नज़्म की पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन 16वीं सेंचुरी में लिखी गई। होमर की असल आइडेंटिटी के हवाले से भी खासी डिबेट है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ओडिसी एक रियल स्टोरी है या नहीं। अब इस सवाल को भी देख लेते हैं। पुराने वक्तों में तो इस कहानी को बहुत हद तक दुरुस्त माना जाता रहा है। ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स 8th सेंचुरी BC में बन चुके थे और शायद ये नज़्म सबसे पहले लिखी जाने वाली नज़मों में से थी। लेकिन ओडेसियस की इस रिटर्न जर्नी के हवाले से कोई और हिस्टोरिकल सोर्स नहीं है। कोई डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है कि ओडेसियस एग्जिस्ट करता था, उसने जंग लड़ी और फिर वो इस जंग से वापस भी आया। लेकिन ओडिसी में जो डिटेल्स हैं
वो ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली बहुत हद तक दुरुस्त हैं। होमर की ये नज़्म एक वॉर एपिक की भी किस्म है जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी का भी बहुत जिक्र है। इसीलिए वर्ड टू वर्ड ये कहना कि ये सब दुरुस्त है ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से लेजेंड्स हैं जो हिस्ट्री में ओरल ट्रेडिशन में रहे। इनकी कोर अक्सर हिस्टोरिकल फिगर्स पर ही बेस करती है। इन हिस्टोरिकल फिगर्स और उनके कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसी नज़मों में बयान किया जाता रहा और शायद यही ओडेसियस के साथ ओडिसी में भी हुआ। ट्रॉय जहाँ से ओडिसी का आगाज़ होता है और जिसके साहिलों पर ट्रोजन वॉर्स लड़ी गई, उसके हवाले से भी दावा है कि असल में ये शहर तुर्किया में चनाकले के नज़दीक एक जगह हिसार लेक के करीब था, जिसे 1870 में एक जर्मन बिजनेसमैन और आर्कियोलॉजिस्ट हाइनरिक श्लीमन ने दरियाफ्त किया था। इस शहर के रिमेन्स और इसके आसपास के इलाके भी ट्रोजन वॉर्स और ट्रॉय की तबाही के दौर से मैच करते हैं। अगर आप इस जगह अब जाएं तो यहाँ इस शहर के रिमेन्स भी मौजूद हैं। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ट्रॉय की दीगर स्टेट्स के साथ जंगों का भी पता चलता है, जिनमें विलूसा जो ट्रॉय का पुराना नाम था और अहयावा जो कि एकिया का पुराना नाम था, उनकी आपस में जंगों का रिकॉर्ड भी मिलता है, जिससे ये भी ख्याल किया जाता है कि ट्रोजन वॉर्स भी असल में हुई थी और इनके दरमियान असल झगड़ा हेलन पर नहीं बल्कि डार्डनल्स के किनारे शिपिंग और तिजारत के कंट्रोल पर था। लेकिन कहानी में इसे हेलन के साथ जोड़ दिया गया। ट्रोजन हॉर्स वाली बात दुरुस्त है या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। क्या किसी बड़े लकड़ी के घोड़े के अंदर सिपाही छुपाकर शहर के अंदर दाखिल किए जा सकते थे या नहीं? क्या ट्रॉय के लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला कि घोड़े के अंदर सिपाही छुपे हैं या नहीं? और क्या इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा एग्जिस्ट करता था या नहीं? हिस्टोरियंस आमतौर पर इस बात को नहीं मानते, बल्कि वो इसे फिक्शन करार देते हैं। उनका ख्याल है कि शायद ये कोई और स्ट्रक्चर था जिसे इन नज़मों में लकड़ी का घोड़ा बनाकर पेश किया गया। इसी तरह से हेलन और उसके हुस्न पर भी कई सवालात हैं। होमर ने तो लिखा था कि ये वो चेहरा या फेस था जिसकी वजह से हज़ारों जहाज जंग के लिए निकल पड़े। हेलन की कहानी ट्रोजन वॉर्स की मेन रीज़न के तौर पर बयान की जाती है। ओडेसियस की तरह इसके बारे में भी ख्याल यह है कि इस कैरेक्टर की हिस्टोरिकल बेस रियल थी, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। असल में ये शायद इतनी खूबसूरत नहीं थी। क्या ओडेसी रियल इवेंट्स पर बेस करती है या नहीं? अब ऑब्वियसली ओडेसियस की वापसी के सफ़र के बहुत से स्टॉप्स, जैसा कि वो अंडरवर्ल्ड में जाता है और मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है, वो उस ज़माने के लोगों के लिए तो रियल और बिलीवेबल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर के लोगों के लिए नहीं। लेकिन ओडेसियस का रूट, उसका ट्रॉय से इथिका आना, उस पर मौजूद इलाके और उनकी ज्योग्राफी बहुत हद तक दुरुस्त मानी जाती है। इन इलाकों के लोगों के हवाले से नज़्म में कुछ रेफरेंसेस भी दुरुस्त मालूम होते हैं, अगरचे हो सकता है कि इन्हें बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये फैक्ट और फिक्शन का एक मिक्स था, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिलीजियस बिलीफ्स, मिथिकल लेजेंड्स, हीरोज़ और कई रवायती कहानियाँ शामिल थीं। ग्रीक माइथोलॉजी के जो रेफरेंसेस हैं उन पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं कि वो एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या नहीं। ये ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा थे जिन्हें नज़्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ दिया गया। ये पहला मौका नहीं है कि ओडेसी पर इस तरह से कोई फिल्म बनी हो। इस पर बनने वाली पहली फिल्म एक साइलेंट इटालियन मूवी थी जो 1911 में बनी थी और तब से लेकर अब तक इस कहानी को कई फिल्मों में बयान किया गया है, जिसमें ट्रॉय जैसी फिल्में भी शामिल हैं। स्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल सेंस में ये वाजे नहीं कि ओडेसियस का कैरेक्टर वाकई एग्जिस्ट करता था या नहीं और इसकी कहानी रियल है या नहीं। वाकया तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस कैरेक्टर की कोर कोई हिस्टोरिकल फिगर हो जिसको बढ़ा चढ़ाकर होमर की नज़्म में बयान किया गया। लेकिन ये उस ज़माने का अंदाज़े बयान था जिसे होमर ने अपने मखसूस स्टाइल में बयान किया और ओडेसियस को अमर कर दिया। उसकी होम कमिंग और ह्यूमन स्ट्रगल की थीम्स आज भी रेलिवेंट हैं, तभी ओडेसियस की कहानी आज भी सुनाई जा रही है और आने वाले वक्तों में भी सुनाई जाती रहेगी। वैसे आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।